गाइस, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लेबर यूनियन एंड वेजेस। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग डेफिनेशन की तरफ। अ लेबर यूनियन आल्सो नाउन इज ट्रेड यूनियन और वर्कर्स यूनियन। लेबर यूनियन को वर्कर्स यूनियन और ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कलेक्टिव इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉयज़ के। लेबर यूनियन आल्सो हेल्प वर्कर्स यूनाइट टू negotiate with the employees over wages, hours, benefits and other working conditions। अच्छा, तो ये जो लेबर यूनियन होती है ना, ये हेल्प करती है वर्कर्स को यूनाइट करने में ताकि वो निगोशिएट कर सके अपनी वेजेस के लिए, अपने आवर्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए और दूसरी वर्किंग कंडीशन के लिए। द लेबर यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेट फॉर वर्कर्स राइट एंड बेनिफिट्स थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि लेबर यूनियन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से वर्कर्स के राइट और बेनिफिट के लिए बात करती है। यहाँ लेबर यूनियन एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है NEA, जिसमें नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन जिसके 3 मिलियन मेंबर्स हैं और ये यूनाइटेड स्टेट की एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट लेबर यूनियन है जिसमें टीचर्स और अदर एजुकेशन प्रोफेशनल्स शामिल हैं। तो पर्पज़ की तरफ हम चलते हैं। पर्पज़ ऑफ लेबर यूनियन। द मेन पर्पज़ ऑफ लेबर यूनियन इज़ टू गिव वर्कर टू नेगोशिएट फॉर मोर फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस एंड अदर बेनिफिट्स थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। वही पर्पज़ है लेबर यूनियन का कि वो कलेक्टिवली बार्गेनिंग कर सकते हैं वर्कर्स जो हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं फेवरेबल वर्किंग कंडीशन के लिए और बेनिफिट्स के लिए। आगे टाइप्स में आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर यूनियन और क्राफ्ट लेबर यूनियन। तो हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियल लेबर यूनियन की तरफ। which represent most or all of the workers in an industry or firm respective of their occupation। तो यहाँ पर हमारे पास वर्कर्स और जो लेबर्स हैं ना, वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। इसमें हमारे पास आ जाती हैं लेबर यूनियन ऑफ ऑटोमोबाइल वर्कर्स, माइनर्स एंड रबर वर्कर्स। नेक्स्ट है हमारे पास द क्राफ्ट लेबर यूनियन। तो इसमें हमारे पास है विच रिप्रेजेंट वर्कर्स इन अ सिंगल ऑक्यूपेशन ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल द यूनियन ऑफ बिल्डिंग ट्रेड, प्रिंटर एंड डॉक वर्कर्स। तो ये जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को उनके ऑक्यूपेशन के ज़रिए से कि कौन सा ऑक्यूपेशनल ग्रुप है वर्कर्स का। तो इसमें हमारे पास आ जाती है बिल्डिंग ट्रेड की यूनियंस और प्रिंटर और डॉक वर्कर्स। नेक्स्ट हमारे पास द इफेक्ट ऑफ लेबर ऑन ट्रेड यूनियंस। द इकोनॉमिस्ट आर इंटरेस्टेड टू नो इफेक्ट ऑफ यूनियंस ऑन वेजेस ऑन एन एम्प्लॉयमेंट लेवल, आवर्स ऑफ वर्किंग एंड प्रोडक्टिविटी। द थ्योरी ऑफ यूनियन वेजेस इम्पैक्ट ऑफ यूनियन ऑन वेजेस। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेबर यूनियन का क्या वेजेस पे इफ़ेक्ट करती हैं वो। तो सबसे पहले हमारे पास है ये 2 सेक्टर, जिनमें एक यूनियन सेक्टर है और एक नॉन यूनियन सेक्टर है। मतलब यहाँ पे लेबर यूनियन मौजूद है और यहाँ पे लेबर यूनियन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ अजम्पशंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास WU रिप्रेजेंट कर रहा है वेजेस पेड टू यूनियन वर्कर और WN रिप्रेजेंट कर रहा है वेजेस पेड टू नॉन यूनियन वर्कर्स। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू वेजेस इज ओनली ड्यू टू यूनियन देन द रिलेटिव वेजेस एडवांटेजेस आर वुड बी इन परसेंटेज R is equal to wages paid in union sector minus wages paid in non-union sector divided by wages paid in non-union sector. We start assuming that initially both sectors are नॉन यूनियनाइज। सबसे पहले हम लोग ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो शुरू में दोनों सेक्टर हैं वो नॉन यूनियनाइज्ड है। एंड मोबिलिटी बिटवीन 2 सेक्टर्स आर कॉस्टलेस। मोबिलिटी जो 2 सेक्टर्स में वो कॉस्टलेस है, मतलब जो लेबर्स हैं वर्कर्स हैं वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। देयरफॉर द वर्कर्स मूविंग टिल द वेजेस आर इक्वल। तब तो वो वर्कर्स जो हैं वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि उनकी वेजेस इक्वल नहीं हो जाती। अच्छा गाइस, तो इनिशियल स्टेज में जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि दोनों सेक्टर्स हैं ना वो नॉन यूनियनाइज्ड हैं। तो हमारा जो पहला इक्विलिब्रियम है, वाई एक्सिस पे हम लोग वेजेस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट रेट ले रहे हैं। इसी तरह नॉन यूनियन सेक्टर में भी वाई एक्सिस पे हम लोग वेजेस और एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट रेट ले रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास पहला जो डिमांड कर्व है ना वो ये है लेबर्स के लिए और जो सप्लाई कर्व है वो ये है और हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E0 पे बन रहा है, जहाँ पे हमारी वेजेस हैं WU0 और हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है EU0। तो ये वाला जो सेक्टर है ये यूनियनाइज्ड सेक्टर हो जाता है और यूनियनाइज्ड सेक्टर में वो जो लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़रिए वेजेस इंक्रीज़ करने में
सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम पड़ जाता है। तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम बन रहा है वो E1 पे है और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो EU1 पे बन रहा है और जो हमारी वेजेस हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं। वो न्यू इक्विलिब्रियम में हमारे पास है WU1। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम E1 पे बन रहा है इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है ना वो LU माइनस EU है। तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि अगर वेजेस इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो गई है सेक्टर में और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो गया है, वो EU से EU1 पे चला गया है। तो जो लेबर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, अब वो क्या करेंगे, वो सारे इधर शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास लेबर यूनियन बनी, उसकी वजह से जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई, उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग की, उन्होंने निगोशिएशन की, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो है वेजेस वो इंक्रीज़ हुई। वेजेस के इंक्रीज़ होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहे हैं जो कि कम हो गई है, तो इट्स मीन्स कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, LU1 से माइनस EU1। हमारा सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया है SU1 से SU0 पे। अब जो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे वर्कर्स रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट है, जो मोबिलिटी है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ, जो हम कह चुके हैं कि वो कॉस्टलेस है, तो जो बाकी वर्कर्स हैं वो इस सेक्टर से इस नॉन यूनियनाइज्ड सेक्टर में शिफ्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे वो इस सेक्टर की तरफ मूव हो गए हैं, इस सेक्टर में आ गए हैं, तो जो हमारे पास सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई है लेबर की। तो हमारे पास जो सप्लाई कर्व है ना वो SN1 से SN2 पे शिफ्ट कर गया है। तो उस पर क्या हुआ, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम उसी डिमांड कर्व पे, डिमांड उतनी है लेकिन जो क्या रहा है कि यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ कर गई, क्योंकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे ना वो हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मोबिलिटी फ्री है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कॉस्टलेसली वर्कर मूव कर सकता है। तो क्या हुआ, हमारे पास इधर ज़्यादा वर्कर्स हो गए, तो जब वर्कर ज़्यादा हो गए तो वर्कर्स की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर गया, SN1 से SN2 पे शिफ्ट कर गया। तो जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है वो डिमांड, क्योंकि पहले वही है, डिमांड नहीं चेंज हुई इस सेक्टर की, तो उसी डिमांड कर्व पे हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो H पे आ रहा है। पहला हमारा इक्विलिब्रियम G पे बन रहा था, सप्लाई के इंक्रीज़ करने से वर्कर्स की, हमारा सप्लाई कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर गया। हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है H पे, जहाँ पे हमारे पास वेजेस डिक्रीज़ कर गई हैं, कम हो गई हैं, WN0 से WNF पे आ गई हैं, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई है, वो EN0 से EN1 पे आ गई है, डिमांड सेम ही है। तो ये हमारे पास स्पिल ओवर इफेक्ट है, उससे इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स रह जाएंगे वो हम लोग इधर ले आएंगे, वो इधर मूव कर जाएंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि ये सेक्टर नॉन यूनियनाइज्ड है तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो इकट्ठे निगोशिएट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा कि उनकी वेजेस फॉल कर जाएंगी, कम हो जाएंगी, और एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन यहाँ पे वेजेस फॉल कर रही हैं। तो ये हमारे पास इफेक्ट आ रहा है कि यूनियन सेक्टर का और नॉन यूनियन सेक्टर का। अगर हमारे पास स्पिल ओवर इफेक्ट आ जाता है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन यहाँ पे थे वो इधर मूव कर गए, क्योंकि मूवमेंट फ्री थी, और वेजेस जो नॉन यूनियन सेक्टर में उनमें वेजेस कम हो गई, मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो गए। तो ये यूनियन सेक्टर में वर्कर्स के बेनिफिट कम नहीं हो रहे, लेकिन नॉन यूनियन सेक्टर में वर्कर्स के बेनिफिट कम हो रहे हैं। तो हमारे पास है जी नेक्स्ट वेट अनएम्प्लॉयमेंट। वेट अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो यूनियनाइज सेक्टर होता है उसमें वेजेस इंक्रीज़ हो जाती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे वेजेस इंक्रीज़ होती हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको वो जॉब जो वो है अट्रैक्ट करती हैं, उनके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। अगरचे वहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है और एम्प्लॉयमेंट कम होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वैकेंसीज फ्री मिल जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है रिटायरमेंट, डेथ्स। तो इस वजह से जो वर्कर्स होंगे ना वो वेट करेंगे कि उन्हें यूनियनाइज सेक्टर में जॉब मिल जाए, उनके बेनिफिट्स आई हों, उनकी वेजेस आई हों। तो जो वो वेट करते हुए जो वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं उसको हम वेट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि हमारे पास वर्कर्स हैं वो रिजेक्ट करेंगे लोअर वेजेस पे,
लोअर पेइंग पे नॉन यूनियनाइज सेक्टर में, और वो उनको अट्रैक्ट करेंगे हायर पेइंग यूनियनाइज सेक्टर में। तो वो वेट करेंगे उन जॉब्स के लिए कि उनके वैकेंसीज़ फ्री हो और वो वहाँ पे काम कर सके। तो जो वो इस एरा में जो वो टाइम वो वेट कर रहे होते हैं उसको हम वेट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वो फ्री रह रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हैं उस टाइम में, तो हम इसको वेट अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द इफेक्ट ऑफ यूनियन ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो यूनियन का जो यूनियन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या यूनियन लेबर यूनियन का एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट। इफ़ द यूनियन रेज द वेजेस, अगरचे यूनियन में यूनियन सेक्टर में है जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ करती है और जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उन पर कुछ कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज हो जाती हैं मैनेजरियल प्रोगेटिव की, विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो कि नेगेटिव इफेक्ट रखती है एम्प्लॉयमेंट। स्टडी ऑफ प्लांट्स इन कैलिफोर्निया यूएस ड्यूरिंग लेट 1970s एस्टिमेट दैट employment grew some 2% to 4% more slowly per year in union than in non-union sector। जो एम्प्लॉयमेंट है वो नॉन यूनियन सेक्टर में यूनियन सेक्टर में 2% से 4% जो है वो स्लोली इंक्रीज़ हुई है देन कंपेरेटिवली नॉन यूनियन सेक्टर। अगर हम यूनियन सेक्टर को नॉन यूनियन सेक्टर से कंपेयर करें तो यूनियन सेक्टर में 2% से 4% स्लोली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।